हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। इंग्लिश बाय जोगेंद्र शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो बेटा आज हम इंडियन पॉलिटी की दूसरी एमसीक्यू की क्लास लेकर के आए हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको इस चैनल पर इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू की एक क्लास प्रोवाइड करवाई है और उस क्लास के अंदर आप बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर ये जो क्लासेज हैं कंटिन्यू तरीके से चलने चाहिए, तो आपकी इन्हीं रिक्वेस्ट को देखते हुए मैं आज आप लोगों के लिए दूसरी क्लास लेकर के आया हूं और इस क्लास के अंदर भी हम इंडियन पॉलिटी के बहुत ही बेहतरीन और धमाकेदार क्वेश्चन की बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो जो बच्चा पहली बार इस YouTube चैनल को देख रहा है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही मेरी कोई वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके YouTube चैनल पर मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को और देखते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका आंसर दें। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर कितनी भाषाएं हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 18, ऑप्शन नंबर बी है 22, ऑप्शन नंबर सी है 19 और ऑप्शन नंबर डी है 16। तो बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भारतीय संविधान के अंदर अनुसूचियां हैं, तो ये मूल संविधान के अंदर इन अनुसूचियों की संख्या 8 होती थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या जो है 8 से 12 हो चुकी है। तो आपसे पूछा जाए कि भाई मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो 8 थी, और वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में हमारे संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां देखने को मिलती हैं। अब बात आई कि भाई 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 8वीं अनुसूची के अंदर वर्तमान में 22 भाषाएं मिलती हैं। ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है कि कौन सी अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां होती थी। मूल संविधान में संख्या, भाई मूल संविधान के अंदर जो 8वीं अनुसूची थी, इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो जब संविधान बनाया गया जब संविधान बनाया गया था तब मूल संविधान के अंदर इनकी जो संख्या है वो कितनी मिलती थी, तो इनकी संख्या 14 मिलती थी। ठीक है, 14 जो है वो इनकी संख्या देखने को मिलती थी। लेकिन वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान संविधान में अगर पूछा जाए कि भाई इनकी संख्या कितनी है, तो वर्तमान में हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। कितनी भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है, 22 भाषाओं का। तो आपसे यह भी पूछा जाएगा कि सर ये भाषाएं कब कब जोड़ी गई थी। ठीक है, ऐसा कौन सा संशोधन हुआ था हमारे संविधान के अंदर जिसके तहत इन भाषाओं को जोड़ा गया था। तो अभी तक 3 संशोधन हुए हैं इन भाषाओं को जोड़ने के लिए, और ये संशोधन कब कब हुए थे। तो सबसे पहले संविधान के अंदर संशोधन देखने को मिला था इन भाषाओं के लिए 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन हुआ था सबसे पहले भाषाओं के लिए, और इस संशोधन को किया गया था 1967 के अंदर। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967, इसके द्वारा संविधान के अंदर एक भाषा जोड़ी गई और उस भाषा का नाम था सिंधी भाषा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सिंधी भाषा को संविधान के अंदर कब जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची के अंदर कब जोड़ा गया, तो इसे जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि ये 15वें नंबर की भाषा बन करके आई थी। ठीक है, फिर इसके बाद में एक संशोधन और हुआ। ठीक है, एक संशोधन और हुआ 21वें संविधान संशोधन के बाद में, और वो था हमारा 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान
संशोधन, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन हुआ और ये हुआ था 1992 के अंदर। 71वां संविधान संशोधन कब देखने को मिला था? तो ये देखने को मिला था 1992 के अंदर देखने को मिला था। क्या? 71वां संविधान संशोधन। और इस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में 3 भाषाएं और जोड़ी गई, ठीक है, 3 भाषाएं और जोड़ी गई। और इन 3 भाषाओं की एक छोटी सी ट्रिक देखने को मिलती है जिसके माध्यम से हम इन चीज़ों को समझेंगे। तो इसकी ट्रिक है नमक, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है नमक। और 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? तो वो थी नेपाली, नेपाली और मणिपुरी, मणिपुरी। और तीसरी कौन सी है? तो तीसरी इसमें कोंकणी, ठीक है। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जो है ये 3 भाषाएं देखने को मिली थी। कौन से संशोधन के द्वारा? तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 3 भाषाएं देखने को मिली थी। और फिर एक संशोधन और हुआ सन 2003 के अंदर, और वो था 92वां संविधान, 92वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? कब हुआ? तो 92वां संविधान संशोधन जो है ये हुआ था सन 2003 के अंदर, ठीक है। सन 2003 के अंदर 92वां संविधान संशोधन देखने को मिला और इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 4 भाषाओं को। और इसकी भी हम एक छोटी सी ट्रिक करते हैं जिसके माध्यम से हम इन भाषाओं को देखेंगे। तो 4 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई थी? तो छोटी सी ट्रिक है बोडमास। जब हम छोटे थे, जब हम स्कूल में जाते थे तो टीचर ने हमको एक पैटर्न सिखाया था बोडमास का, ठीक है, जो मैथ के अंदर देखने को मिलता है। तो हम उसी बोडमास का यूज करेंगे इन 4 भाषाओं को समझने में। तो BO से कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो BO से जोड़ी गई थी बोडो, ठीक है। D से जोड़ी गई डोगरी, ठीक है, D से जोड़ी गई डोगरी। मैं से जोड़ी गई मैथिली, मैथिली। और से कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो उस भाषा का नाम था संथाली। तो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया। देखो एक बार फिर से याद करते हैं। हमने बात की मूल संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। भाषा का उल्लेख कौन सी अनुसूची के अंदर देखने को मिलता है? 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान के अंदर बेटा, मूल संविधान के अंदर 14 भाषाओं का उल्लेख मिलता है 8वीं अनुसूची के अंदर, ठीक है। तो 14 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। लेकिन वर्तमान में हम बात करें 2022 की एट प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वर्तमान में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कब कब जोड़ी गई? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। ट्रिक क्या थी? नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और फिर हमने बात की 92वां संविधान संशोधन 2003 कौन सी भाषा को जोड़ा गया? 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ट्रिक क्या है? बोडमास, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया है भाई कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि भाई भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है कौन सी अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची के अंदर। और उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कुछ बच्चों का कमेंट भी आया था कि सर डिजिटल बोर्ड पे आप क्लास लगाओ। तो देखो जैसा जैसा आप लोगों का साथ मिलेगा, आप लोगों का प्रोत्साहन मिलेगा, तो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड पे क्लास भी लेकर के आएंगे, ठीक है। पहले देखते हैं आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। आपके लिए लाइव क्लासेज भी लेके आई जाएंगी, ठीक है। आपके लिए मैराथन क्लास भी लेकर के आई जाएंगी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। इसी के अलावा अगर आप हरियाणा जीके के 22 जिलों की क्लास लगाना चाहते हैं तो मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है जीके बाई दीपक जावला सर, ठीक है। जीके बाई दीपक जावला सर यूट्यूब चैनल है, वहां से आप 22 जिलों की क्लास भी लगा सकते हैं। आपको रेगुलर तरीके से रोजाना एक जिले की क्लास कवर करवाई जाती है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई? तो 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है
किसके अंदर, 8वीं अनुसूची के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो भाई कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें राजभाषा संबंधी उल्लेख मिलता है? ठीक है, राजभाषा संबंधी उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी उल्लेख देखने को मिलता है? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, 434 से 315, ऑप्शन नंबर बी है 334 से 153, ऑप्शन नंबर सी है 343 से 351 और ऑप्शन नंबर डी है 444 से 135। तो राजभाषा संबंधी प्रावधान जो है ये देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी 343 से, अनुच्छेद 343 से और 351 के तहत। ठीक है, 343 से 351 के तहत जो है ये राजभाषा संबंधी प्रावधान देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी का आंसर क्या है भाई? ऑप्शन नंबर बी का आंसर है 343 से 351, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे और इसका आंसर दें। भारत की राजभाषा है, भाई भारत की राजभाषा कौन सी है? ठीक है, भारत की राजभाषा कौन सी है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। अब काफ़ी लोगों को मेरे YouTube के बारे में नहीं पता है, तो मैं बता दूं कि मेरे YouTube चैनल का नाम है जीके बाय दीपक जावला सर। ठीक है, ये है मेरे YouTube चैनल का नाम जीके बाई दीपक जावला सर, और आप इसके माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है, आप इस चैनल पर वो क्लासेस लगा सकते हैं हरियाणा जीके की, और आपको इस चैनल के ऊपर भी क्लासेस मिलती रहेंगी, इंडियन पॉलिटी की और मैराथन क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी। जैसे ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आपको बहुत ही अच्छी अच्छी धमाकेदार मैराथन क्लासेस भी दी जाएंगी। ठीक है, जिससे आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो साथ बनाए रखें, क्लासेस को रेगुलर तरीके से लगाते रहें और अपना रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में देते रहें। PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप वहाँ से PDF भी प्राप्त कर सकते हैं इन क्लासेस की। ठीक है, भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है, ऑप्शन नंबर बी है हिंदी व अंग्रेजी है, ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेजी है और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो राजभाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिंदी। हिंदी जो है ये भारत की राजभाषा है और इसका 8वीं अनुसूची में उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन 8वीं अनुसूची के अंदर एक भाषा कौन सी शामिल नहीं है? तो अंग्रेजी। बेटा ध्यान से देखना, अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि भाई 22 भाषाओं में क्या अंग्रेजी भाषा का उल्लेख देखने को मिलता है, तो नहीं, हमारी 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा का कोई भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? भाई भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त? भाई तो ऑप्शन नंबर ए है 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक, ऑप्शन नंबर बी है हिंदी, ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत और ऑप्शन नंबर डी है अंग्रेजी। और ये क्वेश्चन जो है ये आपका RRB 2006 के अंदर देखने को मिला था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिंदी। तो हिंदी को जो है मान्यता प्राप्त भाई। ठीक है, हिंदी को जो है वो मान्यता प्राप्त देखने को मिलती है। ठीक है, हिंदी को क्या है? मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया? भाई कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत हिंदी को राजभाषा का प्रावधान दिया गया है? ठीक है, दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 348, ऑप्शन नंबर बी है 346, ऑप्शन नंबर सी है 343 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 345। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है अनुच्छेद 343। ठीक है, अनुच्छेद 343 जो है
वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, अनुच्छेद 343 जो है वो इस क्वेश्चन का जो है बेटा राइट आंसर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 343 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग में कब तक प्रयोग में लाने की अनुमति दी गई है। भाई इसमें बताया गया है कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान है, कि भाई कब तक अंग्रेजी भाषा को प्रयोग किया जाएगा, किसके लिए, शासकीय प्रयोजनों के लिए। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने 2009, ऑप्शन नंबर बी है 2011, ऑप्शन नंबर सी है 2026 और ऑप्शन नंबर डी है अनिश्चित काल के लिए। तो बेटा हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया इस चीज का कि भाई शासकीय कार्यों के लिए, शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब तक किया जाएगा। हाँ, ये जरूर लिखा गया है 8वीं अनुसूची के अंदर भाई अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी भाषा को कब तक भारत में प्रयोग किया जाएगा शासकीय प्रयोजनों के लिए, इसका उल्लेख अभी तक नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित काल के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है क्या, अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए। अनिश्चित काल के लिए यानी कि कोई भी अभी तक इसका टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया गया है। ठीक है, कि अंग्रेजी को कब तक प्रयोग किया जाएगा शासकीय प्रयोजनों के लिए। तो इसका राइट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर डी अनिश्चित काल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजभाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है। भाई किसी भाषा को किसी भी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार जो है वो किसके पास होता है। तो अंगीकार कौन करेगा, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी जो है वो है इसका संसद, ऑप्शन नंबर सी है इसका राज्य विधानमंडल और ऑप्शन नंबर डी है राजभाषा आयोग। तो काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे सर इसका संसद आंसर आएगा, और वो बिल्कुल रोंग है। जब आप ये आंसर करके आओगे तो आपका 1 नंबर कट सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है राज्य विधानमंडल, यानी कि राज्य की विधानमंडल पे डिपेंड करेगा। तो इसका राइट आंसर है राज्य विधानमंडल। ठीक है, राज्य विधानमंडल जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो वो इसका राइट आंसर देखने को मिलता है राज्य विधानमंडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है बेटा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका राज्य विधानमंडल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं। भाई हमारे संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है, जैसा कि हमने बातें की थी और मैंने आपको डिटेल से बताया भी था। ठीक है, लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई इंडिया में जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, उन भाषाओं के अंदर सर्वाधिक भाषा बोलने वाले इंडिया में कौन से लोग हैं, यानी कि इंडिया के अंदर कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं इस क्वेश्चन के, तो इसका उत्तर बताएं। जैसे ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों के सामने बांग्ला, ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों के सामने गुजराती, ऑप्शन नंबर सी है आप लोगों के सामने मराठी और ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों के सामने तेलुगु। तो बेटा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बांग्ला। बांग्ला जो है, बांग्ला भाषा को सर्वाधिक बोलने वाले हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो बांग्ला भाषा को बोलने वाले सर्वाधिक लोग हैं। ठीक है, और मैं उन भाषाओं की बात कर रहा हूँ जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, और हम बात करें बांग्ला, तो बांग्ला से मैं बता दूं कि भाई 1905 में क्या हुआ था, तो 1905 के अंदर बंगाली विभाजन देखने को मिला था। किसके समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। वर्तमान में
एक बांग्लादेश नाम से अलग देश है जो 1971 में बना था इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के समय ही क्या बनाया था, तो आमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को क्या दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के अंदर एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1913 में। और 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था, तो 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत के लिए जन गण मन अधिनायक जय हे लिखा था। और गीतांजलि के लिए इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1913 ईस्वी के अंदर, ठीक है। और ये कहाँ पर रहते थे, तो ये शांति निकेतन के अंदर रहते थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसका आंसर बताएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है भाई। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख मिलता है, ये पूछ रहा आपसे। तो इसका तो हमने अभी देख लिया है कि भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, तो इसका तो आंसर देने का भी कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। इसका तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख मिलता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की, ठीक है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी, और इसका ऑप्शन नंबर ए है डचों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है पुर्तगालियों द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी जो है वो है फ्रांसीसियों द्वारा, ठीक है। ये मैंने लास्ट जो क्वेश्चन आपके लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन रखा है ताकि इसका भी आपका रिवीजन धीरे धीरे चलता रहे। पिछली क्लास में मैंने आपको एक हिस्ट्री का क्वेश्चन रखा था और इस क्लास में भी रखा है। तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज करने वाला कौन था, तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज करने वाला था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है ये था भारत तक समुद्री मार्ग की खोज करने वाला। और वास्को डी गामा भारत कब आया, तो वास्को डी गामा भारत 3 बार आया था। कितनी बार आया था बेटा, वास्को डी गामा भारत जो है ये 3 बार आया था। पहली बार कब आया, तो पहली बार आया था ये 17 मई 1498 को, ठीक है। दूसरी बार कब आया था, तो 1502 को। और तीसरी बार कब आया था, तो 1524 को। और वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो इंडिया में इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और 17 मई 1498 को ये कहाँ पर आया, तो ये आया था कालीकट तट के ऊपर। कालीकट तट के ऊपर आया था 1498 के अंदर वास्को डी गामा। और कालीकट तट कहाँ पर है, तो ये है आपका केरल में, ठीक है, केरल में। और जब पहली बार वास्को डी गामा भारत आया तो पूछेंगे कि भाई इसका स्वागत किसने किया, ठीक है, वेलकम किसने किया इसका इंडिया में, तो वो था कालीकट के राजा जयमोरिन ने। जयमोरिन द्वारा इसका स्वागत किया गया था, ठीक है। जयमोरिन के द्वारा इसका भारत में स्वागत किया गया था, ठीक है। और वास्को डी गामा आपसे पूछा जाए, नया क्वेश्चन है कि भारत में कालीकट के ऊपर कौन से बंदरगाह पे आया था, तो उस बंदरगाह का नाम था काबक डाबू। काबक डाबू नामक बंदरगाह के ऊपर आया था क्या, वास्को डी गामा। कब कब तो 17 मई 1498 को। और जयमोरिन ने इसका स्वागत किया था, ठीक है, बंदरगाह पे आया था। क्या लेके गया, तो वास्को डी गामा यहाँ से क्या लेके गया था, तो यहाँ से काली मिर्च लेकर के गया। और क्या लेके गया, मसाले लेकर के गया। काली मिर्च और मसाले जो हैं वास्को डी गामा भारत से लेकर के गया था। और इसको फायदा कितना हुआ, जब इसने ये सामान यूरोप महाद्वीप में बेचा तो इसको कितना फायदा हुआ, तो इसको 60 गुना फायदा हुआ, 60 गुना मुनाफा हुआ इस बंदे को। किसको, वास्को डी गामा को। तो वास्को डी गामा कब आया, 17 मई 1498 को। स्वागत किया कालीकट के राजा जयमोरिन ने, ठीक है, जो कहाँ का राजा था, कालीकट का राजा था। और ये कौन से बंदरगाह पे उतरा था, तो काबक डाबू नामक बंदरगाह पे उतरा था। क्या लेके गया, तो काली मिर्च और मसाले लेकर के गया। कितना फ़ायदा हुआ, तो इसको 60 गुना ज़्यादा फायदा हुआ था वास्को डी गामा को। दूसरी बार आया 1502 में और तीसरी बार आया 1524 में। अगर आपसे पूछा जाए
जब वास्को डी गामा पहली बार आया तो ये कौन सी जगह से वापस गया था? तो ये गोवा से वापस गया था। गोवा से ये बंदा वापस गया था अपने देश पुर्तगाल में। और डेथ इसकी कहाँ पर हुई थी? तो इसकी डेथ हुई थी कहाँ पर भाई? तो इसकी डेथ हुई थी इंडिया में। वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया था? तो वास्को डी गामा भारत जो है ये 3 बार आया था। और इस बंदे की भारत आने में मदद किसने की? ठीक है, वास्को डी गामा की भारत आने में सहायता किसने की भाई? किसकी सहायता से ये बंदा आया था? तो ये बंदा आया था अब्दुल मजीद की सहायता से। अब्दुल मजीद नाम का एक गुजराती था जो इसको कहां पर मिला था? जो इसको मिला था अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में इसको मिला था कौन? अब्दुल मजीद। तो अब्दुल मजीद की सहायता से ये बंदा इंडिया में पहुंचा था। ठीक है, क्योंकि वास्को डी गामा कहां तक आ चुका था? वास्को डी गामा जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में कैप ऑफ गुड होप तक आ चुका था, आशा अंतरद्वीप तक आ चुका था, जिसको तूफानी द्वीप भी बोलते हैं। लेकिन बात करें कि जैसे ये इंडिया है और ये है यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप, तो ये यहाँ तक आ चुका था कौन? वास्को डी गामा। इससे आगे का जो रास्ता है, इस रास्ते का इस बंदे को पता नहीं था। ठीक है, तो इसको पता नहीं था, तो इसको यहाँ पर कौन मिला? इसको अब्दुल मजीद नाम का एक बंदा मिला जो गुजरात का रहने वाला था। और इस अब्दुल मजीद ने क्या किया? इस अब्दुल मजीद ने इसको भारत आने में सहायता दी भाई। ठीक है, इस बंदे को भारत आने में सहायता दी अब्दुल मजीद ने। और वास्को डी गामा कहाँ तक पहुँच चुका था? तो वास्को डी गामा यहाँ तक पहुँच चुका था। कहाँ तक? तूफानी द्वीप तक। तूफानी द्वीप तक वास्को डी गामा पहुंच चुका था। इससे आगे इसकी सहायता अब्दुल मजीद ने की थी। और अब्दुल मजीद की सहायता से ये कहाँ पर आया था? तो अब्दुल मजीद की सहायता से ये केरल के अंदर आया था, कालीकट के ऊपर। ठीक है, और इस तूफानी द्वीप के ऊपर पहले, वास्को डी गामा से पहले इस तूफानी द्वीप पे कौन आ चुका था? तो इस तूफानी द्वीप के ऊपर इससे पहले 1487 में एक बंदा आ चुका था और उसका नाम क्या था? बार्थोलोमिया डियाज। तो बार्थोलोमिया डियाज जो है वो वास्को डी गामा से पहले अफ्रीका महाद्वीप तक आ चुका था। और ये भी भारत की खोज में ही इंडिया में आया था, लेकिन आगे कैसे रास्ता मिला नहीं, तो इसने यहीं तक का मैप बनाया और वापस चला गया। लेकिन भारत कौन आया? तो भारत आया वास्को डी गामा। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। और आज की सीरीज के अंदर हमने इंडियन पॉलिटी के बहुत ही धमाकेदार अच्छे क्वेश्चन की बातें की हैं। तो अगर इन क्लासेस के अंदर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए इसी चैनल के ऊपर लाइव क्लास भी लेकर के आ रहा हूं, तो उन क्लासेस को देखना न भूलें। और इस क्लास के अंदर भी अपना रिस्पॉन्स ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। जितने ज़्यादा आपके रिस्पॉन्स आएंगे क्लासेस आपको उतनी ज़्यादा बेहतरीन मिलेंगे। ठीक है, और मेरे वाले YouTube चैनल से जुड़ना न भूलें। ठीक है, जिक्के भाई दीपक जावला सर, वहाँ पर आपको रोज़ाना हरियाणा का एक ज़िला कवर करवाया जा रहा है, तो आप वहाँ से भी अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ में आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहे, हंसते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहें। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भारत।